नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि हमने पीछे की कई वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, आज हम एक नए सिरे से नई वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे बच्चों। और उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को साथ लेकर के चल रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। और आप सभी बच्चों ने कॉपी पेन रख लिया होगा उठा करके, और आपने बारी बारी से टॉपिक लिखना प्रारंभ कर दिए होंगे मेरे बच्चों। पीछे के कई टॉपिक के माध्यम से हमने लूसेंट की बुक का निचोड़ धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और कई वीडियो के माध्यम से आपने पीछे बहुत सारी चीजें जानी होंगी मेरे बच्चों। आज एक नया टॉपिक आपके सामने, आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। बच्चों, पीछे हमने काफी वीडियो के माध्यम से जाना और सीखा था कि पुरातात्विक स्रोत किस तरीके से रहे हैं, और हमने इन विभिन्न प्रकार के स्रोतों को जाना था। इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत के जो भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए, चाहे वो किसी न ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुए होंगे, चाहे किसी न किसी और साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए होंगे, हमने जाना और भारतीय इतिहास की एक बेहतरीन जानकारी हमने इकट्ठी करी थी मेरे बच्चों। टॉपिक आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, चीज़ों को शुरू करने वाले हैं, उनका धीरे धीरे से रिविजन करेंगे। और आपने कॉपी पेन ले लिया होगा, आप लिखने वाले हैं, सभी बच्चे तैयार हो गए होंगे मेरे बच्चों। ऐतिहासिक स्रोत में हमने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को जाना और हमने बताया, हमने कहा कि हमारे 4 वेद हैं, और इन 4 वेदों के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में जाना, और इन सभी जानकारियों के माध्यम से हमने जान पाया कि भारतीय स्रोत, भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से भारतीय इतिहास किस प्रकार से और क्या रहा होगा मेरे बच्चों। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा शिक्षण है, एक ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से हम अपने सांस्कृतिक कार्यों को, सांस्कृतिक चीज़ों को, सभी के बारे में धीरे धीरे से जान करके और बहुत कुछ उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं ये सभी, और हैं भी। इतिहास सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को आप मान करके पढ़ना शुरू करेंगे मेरे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपने चीज़ों को समझा होगा, जाना होगा, और आप बारी बारी से नोट्स बना रहे होंगे और सारे टॉपिक आप पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे होंगे मेरे बच्चों। देखिए मेरे विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास के साक्ष्यों को जानने के बाद हमने कुछ ऐसे लेखकों के बारे में जाना जो कि अरबी रहे होंगे, जो कि यूनान से रहे होंगे, जो कि फारसी लेखक रहे होंगे। ऐसे कई लेखकों के बारे में हमने पीछे के टॉपिक में पढ़ा, पीछे के वीडियो में हमने जाना कि इनके माध्यम से भारतीय इतिहास को बड़ी अच्छी तरह से हमने जान पाया, बखूबी इनके बारे में जाना। लेकिन जितना भी लूसेंट की बुक में, लूसेंट की किताब में लिखा हुआ है, इन लूसेंट की बुक से, लूसेंट की किताब का पूरा निचोड़ धीरे धीरे बारी बारी से हम आपको देने वाले हैं, और आप सभी बच्चे नोट कर रहे होंगे मेरे बच्चों। देखिए बच्चों, आपको और मैं बताऊं कि इतिहास एक ऐसी परिपूर्ण व्यवस्था है, या मैं कहूं इतिहास एक परिपूर्ण ऐसा ग्रंथ है। वैसे परिपूर्ण तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें पूरी तरह से सारी चीज समाहित नहीं है। इतिहास इस प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ एक ऐतिहासिक कला, ऐतिहासिक प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से हम अपनी कल्चर, हम अपनी व्यवस्थाओं को समझ पाते हैं, और हम अपनी जीवनचर्या, जो दिनचर्या और जो जीवन की व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में जान पाते हैं। हम सामाजिक चीज़ों को समझ पाते हैं, सामाजिक चीज़ों की समझ कर पाते हैं विकसित, जिनके माध्यम से हमने जान पाया है कि हमारा भारत, हमारा इतिहास किस प्रकार से रहा है। और कई ऐसे माध्यम हैं जिनके बारे में हम बारी बारी से जानकारी इकट्ठी करके और आपके सामने रख रहे हैं, और आप बारी बारी से इसको नोट कर रहे हैं और एक बढ़िया सा टॉपिक बना रहे हैं और अच्छे से लिख रहे हैं मेरे बच्चों। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक इस पे जरूर कमेंट करें, जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि आपको चीज़ें किस प्रकार से समझ में आ रही हैं और आप कैसे चीज़ों को सीख पा रहे हैं मेरे बच्चों। देखिए, अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो टॉपिक आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है मेरे बच्चों। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। ये पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य क्या है, किस प्रकार से रहे हैं, ये हमारे जीवन का आधार कैसे हैं, और इनसे विभिन्न प्रकार की जानकारियां कैसे इकट्ठी करते हैं, और कैसे इतिहास को हम जान पाएंगे कि हमारा इतिहास किस प्रकार से और क्या रहा होगा मेरे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी और हमने जाना, जब तक हमें उसका सार, हमें उसके बारे में डिटेल से कुछ ऐसे बिंदु नहीं मिल जाते जिसको हम कहें कि जिसकी खोजें नहीं पता होती, तो मुझे लगता है वो सब्जेक्ट, वो चीज़ें अधूरी रहती है मेरे बच्चों। देखिए, एक मैं कहूँ कि बहुत अच्छे लेखक रहे होंगे, या मैं कहूँ बहुत अच्छे किसी न किसी रूप के अर्थशास्त्री, किसी न किसी रूप के इतिहासकार रहे होंगे। और इन इतिहासकार का नाम हम आपको बताने वाले हैं। इनका नाम है सर अलेक्जेंडर कर्निंघम।
ये अलेक्जेंडर कर्निंगम जो थे वो भारतीय पुराशास्त्र का, जिनको पिता कहा जाता है, अर्थात भारतीय भारतीय पुराशास्त्र के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। आपको बताएं कि जो पुराशास्त्र है इसके माध्यम से हमने जान पाया कि हमारी इतिहास की संस्कृति और इतिहास का सिस्टम क्या रहा है और ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक चीजें क्या रही हैं। पुराशास्त्र मैं कहूं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिनके माध्यम से किसी भी देश की ऐतिहासिक जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है और ये ऐतिहासिक जानकारी हमें उस देश की, उस संस्कृति, उस कल्चर को बखूबी बताती हैं कि किस प्रकार से यहाँ का जीवन शैली, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का जीवन, यहाँ का सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से रहा होगा। बच्चों में इस बोर्ड के माध्यम से और इतिहासकारों के माध्यम से जान पाते हैं। आगे बात करेंगे अलेक्जेंडर री। हम आपको बताएं कि एक अलेक्जेंडर है, ए बनी है, और एक अलेक्जेंडर आ बना हुआ है मेरे बच्चों। ये दोनों पॉइंट बड़ी बखूबी आप बड़ी ध्यान से समझेंगे। और लिखा हुआ अलेक्जेंडर कर्निंगम को भारतीय पुराशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये पुराशास्त्र होता है, भारतीय पुराशास्त्र का पिता कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, अलेक्जेंडर री दूसरे बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्ट, रॉबर्ट सेबेल, ये सभी, रॉबर्ट सेबेल लिखा हुआ है, रॉबर्ट सेबेल, ठीक है ना। ये सभी पुरातत्व स्थलों के उत्खनन संबंधी हैं और इनके द्वारा भट्टी प्रोलू और घंटाशला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई के बारे में जानकारी जो दी है, जो प्राप्त हुई है, वो इन्हीं पुरातत्व या मैं कहूं इन्हीं इतिहासकारों के माध्यम से हमने जान पाया है। बच्चों, कई ऐसी जगह, कई ऐसे स्थल हैं जहां पे हमें पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए, उसको हम खुदाई के माध्यम से या मैं कहूँ शिला पत्थरों पर लिखे के माध्यम से या किसी न किसी तरफ से स्क्रिप्ट लिखी जो गई होगी, वो हम शिलालेख के रूप में हम समझ पाए हैं, या हम लेख के रूप में समझ पाए हैं, या हम इसको अभिलेख के रूप में समझ पाए हैं, और इससे हमें इतिहास की काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है मेरे बच्चों। अमरावती आदि कई स्थलों का संबंध इन लोगों से रहा है, जो कि अलेक्जेंडर री और A.H. लॉन्गहर्ट और रॉबर्ट सेबेल, ये सभी पुरातत्व स्थलों के संबंधी ये लोग हैं, और इनके द्वारा भट्टी प्रोलू और घंटाशला और अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की गई और बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की गई, और इन जानकारियों के माध्यम से हमने जान पाया भारतीय इतिहास किस प्रकार से रहा होगा मेरे बच्चों। आगे आपने पढ़ा होगा बोगज कोई, लेकिन बोगज कोई नहीं होता, बोगाज कोई होता है। बोगाज कोई एक ऐसा अभिलेख है जो कि सन 1400 ईस्वी की बात है। इसमें वैदिक देवता, आप कहोगे सर ये वैदिक, हाँ, ये वैदिक देवता जो थे, जैसे कि आपने मित्र, इंद्र, ऐसे कई वैदिक देवता थे, वरुण, नाशात्य आदि के नाम हमें बोगस कोई अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अब आपका प्रश्न बनेगा कि सर ये जो मित्र, इंद्र, वरुण, नाशात्य आदि ये जो देवता हैं, इनसे पुरातत्वों का इतिहास का क्या संबंध रहा होगा। आपको एक बात और मैं जानकारी के लिए बता दूं मेरे बच्चों, जो इतिहास है वो हमें बताता है कि हमारी संस्कृति किस प्रकार से रही है। ये वर्ड, ये शब्द मैं काफी बार बोल चुका हूं। संस्कृति में ये काफी ऐसे देवता हैं जिनको माना गया है देवता, जो कि वैदिक देवता हैं। मित्र, इंद्र, वरुण और नाशत्य, ये कई अग्नि के देवता, कोई वायु के देवता, कोई युद्ध के देवता, इस प्रकार से इन देवताओं को माना गया है। और मैं मानता हूं कि कोई ना कोई ऐसी संस्कृति रही होगी जो सबसे पहले इनको पूजती होगी, या इनके रूप में इनको भगवान मान करके, कोई ईश्वरीय शक्ति मान करके इनके पूजा आराधना करने के बाद अपनी चीजों को आगे बढ़ाते होंगे मेरे बच्चों। जिस प्रकार से आज हम जब किसी चीज का प्रतिष्ठान करते हैं, जब अनुष्ठान करते किसी भी चीज का, उससे पहले हम आवाहन करते हैं विभिन्न प्रकार का क्या, हम आवाहन करते हैं अपने देवताओं को, अपने वैदिक ग्रंथों के माध्यम से जानते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कुछ सही सलामत चलता रहे। इसी प्रकार से हो सकता है कि हमारे पुराने वैदिक साहित्यों से पता चला है कि वैदिक देवता रहे होंगे, और कोई अनुष्ठान शुरू करने से पहले इनकी पूजा की जाती होगी मेरे बच्चों। आगे अगला पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं हम, बेसनगर। इस बेसनगर को गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो भागवत धर्म के जो लोग थे, ये वैष्णव संप्रदाय के लोग थे। कौन संप्रदाय के लोग थे? वैष्णव संप्रदाय के लोग हुआ करते थे। इनको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता था। किसको? भागवत धर्म के लोगों को। और ये साक्ष्य कहां से हमें प्राप्त होते हैं बच्चों? बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से हमें पता चलता है कि भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय के साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों। अगले हम बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। किसकी बात करेंगे?
हाथी गुम्फा अभिलेख से सबसे पहले हमें भारतवर्ष के साक्ष्य के रूप में जिक्र मिला है और हम जान पाए हैं कि भारतवर्ष ये शब्द जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चों, बड़ा सरल स्वभाव के साथ, बड़ी सरलता के साथ हम इतिहास को सीख रहे हैं और इतिहास की बारी बारी से जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। ये इतिहास संजो के रखना है, ये इतिहास बना के रखना है, इतिहास की एक ऐसी झलक अपने जीवन में ढा लेनी है। आपकी परीक्षाओं में, आप चाहे किसी गवर्नमेंट एग्जाम में कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर पाए ना कर पाए, वो अगली आगे की बात है, वो फ्यूचर की बात है, लेकिन जब तक इतिहास आपको अपना पता नहीं होगा तब तक आप जीवन में एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं उभर पाओगे मेरे बच्चों। तो इतिहास इसलिए भी पढ़ा जाए कि हम अपनी संस्कृति, हम अपने कल्चर, अपने जीवन चर्यात्र, अपने आजीवन पिछला जो जीवन लोगों ने गुजारा है वो किस तरीके से रहे होंगे, तो आगे आने वाले जीवन को समृद्ध और सही रूप से चलाने के लिए हमें इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। चलो उस बात को वही छोड़ते आगे बात करते हैं। एक जगह है सोहगौरा, क्या है नाम? सोहगौरा। ये सोहगौरा जो अभिलेख है, ये सोहगौरा जगह मैं कहूँ एक अभिलेख है। इस अभिलेख में सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। ये दुर्भिक्ष क्या होता है ना, बहुत अच्छा वर्ड है। दुर्भिक्ष एक ऐसा, मैं कहूँ एक, ये वर्ड उससे संबंधित है, ये वर्ड का संबंध हमारे अन्नों से है, अन्न खाद्यान्न से है। मैं आपसे कहूँ कि खाद्यान्नों को अकाल, भूकंप आदि आपदाओं के समय जब इकट्ठा कर लिया जाता था आगे के दिनचर्या के लिए, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते थे? दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? सोहगौरा से। और ये दुर्भिक्ष का मतलब होता है कि संकटग्रस्त में खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख जो मिला है वो दुर्भिक्ष, इसको नाम दिया गया। और कहां से? सोहगौरा से। मेरे बच्चों, ये बात आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। ये बोर्ड पे लिखा प्रश्न, भीतरी स्तंभ लेख से भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था वो हूणों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा हुआ था? हूणों के द्वारा हुआ था। आपको एक बात और बतानी थी कि जो एरड़ अभिलेख है मेरे बच्चों, कौन सा अभिलेख है? एरड़ अभिलेख सती प्रथा को लिखित सच देता है, सती प्रथा के बारे में बताता है एरड़ अभिलेख। ये एरड़ अभिलेख क्या है? एरड़ अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी जानते हो कि सती प्रथा, सती मैं आपसे कहूं तो सती मतलब मैं आपसे कहूं कोई स्त्री अपने पति की अंतिम यात्रा में अपने आप को आहुति, अपने आप को चढ़ा देती है और अपने आप को समर्पित कर देती है, अपनी आत्मदाह कर देती है अपने पति के साथ वहां बैठ करके, मैं कहूँगा उसको सती बोला जाता है। ये कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था को, और बताया जाता है कि जब कोई स्त्री अपने पति के साथ अपनी आत्मा को, अपने आप को, अपनी देह को छोड़ देती है, त्याग देती है, और कई ऐसी विधाएं हैं जिसके अनुसार, जिनके माध्यम से हम जान पाए हैं कि ये सती एक ऐसी प्रथा है जो पति के साथ खत्म हो जाने के बाद होती थी। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, लिखा हुआ। ऐसे नहीं केवल बस ऐसे कह दिया, बता दिया, हवाई बातें होंगी, नहीं, ये लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो समझिए, आप इस बात से आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि उस समय का जीवन काल किस प्रकार से रहा होगा और स्त्रियां किस तरह से अपने पति के लिए समर्पित रही होंगी। या मैं कहूं कि जबरदस्ती थोपी की क्या व्यवस्था थी। अगर इतिहास तो कई चीजें बताता है, इतिहास से हम कई चीजें इकट्ठी करते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये जबरदस्ती थोपी गई व्यवस्था हो सकता है क्या? पता नहीं। अब तो आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी पता लगेगा कि क्या पता स्त्रियों को जबरदस्ती उन पर थोपी गई व्यवस्था। मैंने आपको पीछे बताया था, मैंने किसी ग्रंथ में आपको बताया था, आर्यणक जब हमने आपको पढ़ाए थे पिछले चौथे 5वें वीडियो में, हमने आपको बताया था कि स्त्री को तीसरा दोष माना गया है। स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष माना गया है। मदिरा, जुआ, और जुआ के बाद जो तीसरा दोष है वो स्त्री को ही माना गया है। लेकिन अगले ही साहित्य में हमने आपको बताया था, अगले ही पॉइंट में हमने आपको बताया था कि स्त्री सबसे महत्वपूर्ण और सर्वदा देवी है। हमने आपको आगे बताया था। आगे चलते जरा मेरी बात को समझेंगे। एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। ये मंदसौर अभिलेख हमें बताता है कि उस समय रेशम के कारीगर हुआ करते थे, रेशम को बनाने वाले हुआ करते थे। उस समय जानकारी मिलती है कि मंदसौर अभिलेख से हमने जाना है कि रेशम बुनकरों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। बच्चों आगे चलते, कश्मीरी बुर्ज़होम, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। कश्मीरी बुर्ज़होम से गर्तावास मिले जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थी। अब आपके सामने एक पॉइंट बनता है, गर्तावास।
बच्चों ये गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे में घर, गड्ढे में घर। ये गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे में घर, अर्थात पुराने समय की प्रथा में, संस्कृति में हम जाने कि गड्ढे में घर बने हुआ करते होंगे, गड्ढे में घर बनाकर रहा करते होंगे ऐसे लोग, तो उसको गर्तावास कहा गया। अब आपसे कहेंगे गड्ढे में घर कैसे बना लिए, इतना गड्ढा कैसे खोद लेंगे? तो मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से बात ये रही होगी, कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रियाएं रही होंगी, वातावरण प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव ऐसा रहा होगा कि जगह जगह से पृथ्वी में हलचल हुई होगी, या कहीं ना कहीं जगह जगह से मिट्टी का बहाव नदियों के पानी के माध्यम से हुआ होगा, और वहां पानी भर गया होगा तो मिट्टी का बहाव हो गया होगा, और मिट्टी की बहाव से होकर के वो जमीन खोखली हो गई होगी, फिर कई वर्षों बाद वो सूख गया होगा। तो वहां पर अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों ने क्या किया, वहां रहना प्रारंभ कर दिया, अर्थात एक सेफ जगह ढूंढ ली और गुफा के रूप में वो जगह हुआ करती थी, वहां रहना प्रारंभ कर दिया। तो मैं कहूं कि इस प्रकार से गर्तलेख अर्थात गर्तवास बन गए होंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, आगे चलते जरा। अब इन गर्तवास में उतरेंगे कैसे, नीचे कैसे जाएंगे? तो उसके लिए सीढ़ियां बनी होगी। अब आप अंदाजा लगाओ कि उस समय का मानव कितना होशियार होगा, है ना? ये उस समय का मानव कितना होशियार, कितनी सभ्यता में विहीन होगा, कितना सभ्यता में विहीन नहीं, सभ्यता में परिपूर्ण होगा कि उसे ये पता है कि हम किस किस तरीके से व्यवस्था बनाएं जो उस गड्ढे के अंदर जा सकते हैं और गड्ढे को रूप घर का धारण करा सकते हैं, अर्थात सीढ़ियां बना सकते हैं। वहां आपको बताएं, यहीं से पता लगा कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात जब मनुष्य अपनी जिंदगी, अपने देह को त्याग देता था तो उस समय मरे हुए मनुष्य के साथ मरे हुए कुत्ते को भी दफना दिया जाए। अब मरा हुआ कुत्ता हो चाहे जिंदा, ये तो देखा नहीं, लेकिन हाँ एक बात तो क्लियर है कि कुत्ते को वहां दफना दिया जाता था। ये सारे साक्ष्य हमें जो प्राप्त हुए हैं वो कश्मीरी बुर्ज होम से हमें प्राप्त हुए और वहीं से हमें मिला है गर्तावास। ये सारे पॉइंट, सारे फैक्ट हमने धीरे धीरे बारी बारी से सीखे और मुझे उम्मीद है मेरे ये टॉपिक्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे मेरे बच्चों। इन टॉपिक्स के इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको किसी ना किसी एग्जाम में 1 नंबर आपका पक्का निश्चित होता है मेरे बच्चों, और 1 नंबर आपका मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहां से 1 या 2 नंबर आपके जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब बच्चों का प्रश्न बनता होगा, सर आपने टॉपिक तो पढ़ा दिया, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद क्या अब हम ऐसी क्या व्यवस्था करें, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हम ये कैसे समझ पाएंगे? कुछ नए बच्चे होंगे जो कि अभी अभी 12th पास आउट करके आए होंगे, उनको जानकारी नहीं होगी, इनसे प्रश्न कैसे बनेंगे। तो लगातार हम चीज़ों के साथ जुड़े हैं और अब आपके सामने रखने वाले हैं कि इनसे प्रश्न किस प्रकार से बनने वाले हैं मेरे बच्चों। तो बारी बारी से एक पॉइंट, एक फैक्ट को सीखते हुए चलेंगे और हम बताएंगे इनसे किसी भी एग्जाम में प्रश्न को कैसे पूछा जाता है मेरे बच्चों। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुराशास्त्र का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा अलेक्जेंडर री, एच और लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेबेल, ये सभी पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन कर संबंधी लोग हैं, लेकिन इनके द्वारा जो उत्खन स्तर जो जहां पे खुदाई हुई है उस स्थान को ऑप्शन में दिया जाएगा, पूछा जाएगा किससे किसका संबंध है। तो ऑप्शन दिया जाएगा भट्टीप्रोलु, घंटाशला, अमरावती। ये संबंध से क्या दर्शाता है? तो आपको बताओगे कि यहां खुदाई हुई थी और हमें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारियां प्राप्त हुई थी मेरे बच्चों। जैसा कि हम इस प्रश्न को समझ पाए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा बोगास कोई अभिलेख का संबंध क्यों, कौन सी ईस्वी से है? आप बताओगे कि बोगास कोई का संबंध 1400 ईस्वी पूर्व की बात है ये मेरे बच्चों। आपसे कहा जाएगा कि वैदिक देवताओं का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है और जो कि 1400 ईस्वी में रहा है। आप बताओगे बोगास कोई अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य आदि वैदिक देवता किस अभिलेख से संबंधित हैं? तो आप बताओगे बोगास कोई अभिलेख से संबंधित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एकदम टक से आप क्वेश्चन करके वापस लौट आएंगे। अगला क्वेश्चन है बेस नगर को गरुड़ स्तंभ के रूप में जाना जाता है, लेकिन बताइए इससे किस प्रकार के संप्रदाय या किस प्रकार के धर्म का उजागर हुआ, इससे कौन से धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसे कौन से धर्म के साक्ष्य प्राप्त, उत्पत्ति नहीं, कौन से धर्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? आप आंसर बताओगे भागवत धर्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि भागवत धर्म के साक्ष्य
किस गरुड़ स्तंभ में प्राप्त होते हैं? आप बताओगे बेस नगर से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? बेस नगर से। अगला क्वेश्चन बनेगा हाथी गुम्फा अभिलेख के सबसे पहले जो जिक्र किया गया उसमें किस नाम को बताया गया? तो आप बताओगे भारतवर्ष। अर्थात दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से संबंधित है? तो आप बताओगे हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है किस अभिलेख से? क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले जानकारी दुर्भिक्ष की मिलती है किस अभिलेख से? आंसर होगा सौगोरा अभिलेख से। क्वेश्चन बनेगा संकटकालीन में या संकट काल में खाद्यान्न सुरक्षित रखने के लिए जिस अभिलेख में दर्शाया गया बताया गया वो उस अभिलेख का नाम क्या है? आप बताओगे सौगोरा अभिलेख। एक ऐसा अभिलेख था जो संकट काल में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का उल्लेख बताता है, इनको बताता है कि किस प्रकार से लोग खाद्यान्नों को सुरक्षित रख लेते थे। जब भूकंप आदि महामारियां आदि परेशानियां भारत के अंदर आई या पृथ्वी पर आती थी तो लोग कैसे अपने खाद्यान्नों को सुरक्षित रख लेते थे आगे की व्यवस्थाओं के लिए। अगला पॉइंट है भीतरी स्तंभ। क्वेश्चन बनेगा हूणों द्वारा सबसे पहले आक्रमण का पता जो चला है वो किस अभिलेख से चला है? भीतरी स्तंभ अभिलेख। अगर आप दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ? तो हूणों को द्वारा। समझ गए? अगला क्वेश्चन एरड़ अभिलेख, सती प्रथा का उल्लेख किससे? सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो एरड़ अभिलेख से। आप बताओगे सर एरड़ अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अगला अगर इसी से दूसरा क्वेश्चन बने कि एरड़ अभिलेख के जो एरड़ अभिलेख है उससे किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लिखित? वो भी आप बताओगे सती प्रथा के। वो भी सबसे पहले प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए सती प्रथा के लिखित किसमें? एरड़ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन मंदसौर अभिलेख क्या है? क्वेश्चन बनेगा मंदसौर अभिलेख क्या है? आप कहोगे साहब रेशम जो बुनकर हैं, रेशम के वस्त्रों को बनाने वाले जो लोग हैं, रेशम बुनकर हैं, उनकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? रेशम बुनकरों की जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है किससे? मंदसौर अभिलेख से। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कश्मीरी बुरज़होम से गर्तावास मिले हैं जिनमें सीढ़ियां नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती थी। आप बताओगे ऊपर से नीचे जाती थी। अगला क्वेश्चन मिलेगा कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आप तुरंत बताओगे कश्मीरी बुरज़होम से प्राप्त हुए हैं मेरे बच्चों। मुझे उम्मीद है आज का ये टॉपिक, आज की लाइनें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने टॉपिक के साथ साथ एक एक वन लाइनर क्वेश्चन भी बताए, पूरा टॉपिक बताया। ये हम केवल पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ रहे हैं और इस पुरातात्विक साक्ष्यों में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी। अब इनके बारे में डिटेल से अब आगे पढ़ेंगे तो एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत जानदार, बहुत शानदार टॉपिक रहा है। आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। कॉपी पेन रख करके आप बैठे होंगे और आपने इन सभी को नोट किया होगा। मुझे उम्मीद है मेरी आज की क्लास बहुत बेहतरीन, बहुत जानदार, बहुत शानदार रही होगी। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।